आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। और सनम एजाज के साथ इस रिपोर्ट में हम मुल्क का बड़ा मामला हशीम बिन तारिक जो अमान के सुल्तान हैं, वो हिंदुस्तान के दौरे पे पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनसे मुलाकात हुई है, दो तरफा मामला पर बातचीत हुई है। और अमान के सुल्तान, किसी भी सुल्तान का यह पहला दौरा हिंदुस्तान है और इस दौरे के बाद हिंदुस्तान और अमान की ताल्लुकात में बेहतरी की जो उम्मीद है, जो पहले से बहुत पटरी पे सही तौर पे चल रही है, उनमें और ज़्यादा जो है बेहतरी की उम्मीद है। 3 रोज़ा सरकारी दौरा उनका है और शानदार इस्तकबाल उनका हो रहा है। लेकिन हम ज़रा जम्मू कश्मीर पे ही नज़र डालते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए है। और जम्मू में आज कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक अहम मीटिंग भी हुई। आज की इस मीटिंग की सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने की और यहाँ पे उनके साथ मरकजी जो शख्सियात में से रजनी पाटिल, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, रियासती कांग्रेस के साबका सदर GA मीर, उनके साथ साथ वकार रसूल बानिहाली जो हालिया सदर, इस वक्त करंट सदर हैं, मनोज यादव, और उसके साथ साथ रमन बल्ला, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का सही सदर भी रह चुके हैं, तारा चंद, और फिर यहाँ मूला राम, योगेश सानी, GN मोंगा, बलवान सिंह, रविंदर शर्मा और दूसरी शख्सियात ने जम्मू में उनसे शिरकत की। आज की इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल पर बात की गई, आने वाले इंतखाबात पर भी बहस की गई। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हर पार्टी के लिए या हर इलाके की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जाती है। और पार्लिमानी इंतखाबात से पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये मीटिंग कांग्रेस आने वाली जम्मू कश्मीर में इंतखाबी नहज को तय करने की कोशिश भी कर रही है। आज की इस मीटिंग के दौरान जो आखिरी खबरें मिल रही हैं, बड़े मुद्दों पर बहस की जा रही है। और उन मुद्दों में सबसे पहले 5 अगस्त का फैसला और उस पर 11 सितंबर की मोहर, और उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ के हालात क्या हैं, उन पर भी बहस की जा रही है। और कांग्रेस हलकों से भी माना जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी आज की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में ख़ास तौर पे बहस की जा रही है। इस बहस में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चले कि रजनी पाटिल कांग्रेस की जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं और उनने आज जम्मू कश्मीर के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात भी की। रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर के हालात भी बताए और रजनी पाटिल ने आगे का लायामल भी बताया। ज़रा सुनिए जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात पर रजनी पाटिल ने क्या बताया। की जो हालात है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की PCC पहली बार इनकी मीटिंग सब हम साथ में ले रहे हैं, सबके हम ख्यालात जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीज़ों की हमारी प्रमुख मांगे थी, जो AICC का रिजर्वेशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए, हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ MLAs का सभागृह ये होना चाहिए। हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए, उनका दुख दर्द अपने खुद ने बोलना चाहिए। वो लास्ट ईयर भी मुझे ही बोलना पड़ा, इस ईयर भी मुझे बोलना पड़ा, तो हमें लगता है यहाँ के लोगों का वो हक है। रजनी पाटिल बात चुनाव की कर रही थी, स्टेटहुड की बात भी कर रही थी और 11 अगस्त और 5 अगस्त के फैसले पर, 11 दिसंबर के फैसले के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी बात करी थी। ताहम जम्मू कश्मीर के हालात पर भी रजनी पाटिल ने बात की और रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर के हालात पर वही बात दोहराई जो अक्सर कांग्रेस हल्के दोहराते रहते। और आज की इस मीटिंग में भी बताया गया कि इस वक्त के हालात पर भी बहस की जा रही है। क्योंकि मैं गए 3 साल से जब भी यहाँ आती हूँ, हमने देखा है, मैं हर महीने यहाँ होती हूँ, तो यहाँ देखा, लोगों को समझने की कोशिश की, तो लोगों के मन में बहुत दर्द है। और ख़ास तौर पे ये 370 और ये इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे RSS, तो RSS का तो पहले से मुद्दा था, उनका तो ये नारा था कि 370 को हटाएंगे, राम मंदिर लाएंगे, और इसी के ऊपर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत किसी को मालूम नहीं, और ये मैंने अमित शाह जी के सामने उनको मुंह पे बता दिया।
ये आपको मालूम नहीं है। 30% रिजर्वेशन होना ही चाहिए, वो तो हमारा ही मुद्दा है। 3% रिजर्वेशन पहली बार अगर किसी ने दिया है इस देश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, वो राजीव गांधी ने दिया है और लागू किया है मनमोहन सिंह साहब ने, लेकिन इम्प्लीमेंट भाजपा ने किया। नहीं, आप जानकारी आप ठीक से लीजिएगा। पहली बार जब महाराष्ट्र में हुआ तो शरद पवार जी ने तब इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में किया था। ये कह रही है कि उन्होंने कांग्रेस से प्रस्ताव रखा। नहीं, अगर उनका इतना था तो लोकसभा में पूरी उनकी कांग्रेस की रजनी पाटिल बात कर रही थी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के दौरान मीडिया से। और आपको अब तारीख की बात भी करते हैं। आज की तारीख अहम भी है और ये तारीख है साल 1971 की। और साल 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई लड़ाई में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश 1971 से पहले मगरबी पाकिस्तान कहलाया करता था, लेकिन जिस तरह बताया जाता है कि आज पाकिस्तान में हालात थे, ठीक उसी तरह के हालात 1971 में भी उस वक़्त मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में हुए और फिर बांग्लादेश का वजूद आया। मुक्ति बानी बनने की वजह भी जो कुछ भी आज पाकिस्तान में इमरान खान के साथ किया जा रहा है वैसे ही हालात, वैसा ही मामला था। और 1971 की उस लड़ाई में हिंदुस्तान की अफवाज ने बांग्लादेश का खूब सपोर्ट भी किया और यूँ बांग्लादेश को वजूद में लाने में एक अहम किरदार अदा किया। और आज के दिन को याद भी किया जाता है मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज के दिन को, यानी 1971 के आज के दिन को विजय दिवस के तौर पे मनाते हुए आज तकरीब हुई। और जम्मू में भी आज के दिन को याद करते हुए एक तकरीब के दौरान उन फौज के जवानों को याद किया गया जिन्होंने इस मार्के के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इस मौके पर फौज के आला कमांडर और दूसरे अफसरान भी, सिविल अफसरान भी तकरीब पर मौजूद थे। और यहाँ मेजर जनरल गौरव गौतम GOC टाइगर डिवीजन ने बताया कि अपने फौजियों की कुर्बानी को सलाम पेश किया जाना है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें निछावर की हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमारा देश इतनी प्रगति के रास्ते पर है। और एक बार मैं सबको, आप सबको और सारे लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन आर्मी की तरफ से विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। विजय दिवस की शुभकामनाएं फौज के उला हुकाम की तरफ से। लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में सुबह सुबह आज के विजय दिवस पर अपनी ख्यालात का इज़हार किया और आज के दिन को अपने जवानों के नाम करते हुए बताया कि उन सभी जवानों को, हीरोज़ को याद करना है जिन्होंने कौम के लिए अपने जाने का नजराना पेश किया है। विजय दिवस पर वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया तो वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी ट्वीट था और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने ट्वीट में बताया कि फ़ौज के जवानों ने बहादुरी से लड़ा 1971 में और 1971 में पाकिस्तानी अफवाज के साथ जिस बहादुरी से फौज ने लड़ा उसी के बदौलत ही हम मुल्क कामयाब हुआ है। और आज के दिन पर उन्होंने फौज के उन जवानों को याद किया जिन्होंने अपनी जानों को निछावर किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी सुबह सुबह ट्वीट था और इस ट्वीट में उन्होंने आज के दिन पर जवानों को याद किया, उनकी बहादुरी को, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए बताया कि उनकी कुर्बानी, उनकी बहादुरी आने वाली कौमों नस्लों के लिए मशाल राह साबित होगी। और चलिए नाज़रीन, जरा बारामूला का रुख करते हैं। विकसित भारत यात्रा, ये वो यात्रा जिस दौरान सरकार के प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने के लिए हर गली नुक्कड़ पे महाज खोला गया है और बारामूला में भी सरकार की ये कोशिश है कि सरकार के ये प्रोग्राम सड़क से हर गली नुक्कड़ तक पहुंचे। और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने आज हमारे साथी इरशाद अहमद से बात करते हुए बताया कि विकसित भारत यात्रा के दौरान जो सरकार आवाम के मसाइल हैं उन पर बात की गई और जो सरकार के मंसूबे हैं वो आवाम तक पहुंचाए गए। जरा सुनिए क्या वो बता रही है डॉक्टर सहरिश असगर। यात्रा जो है वो पूरे कंट्री में स्टार्ट हुई है 15 तारीख से
और 15 नवंबर यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुई, 20 नवंबर को बारामूला में स्टार्ट हुई, जिसमें हमने सबसे पहले अर्बन जो रूरल एरियाज़ थे उनको कवर किया, और कल से हमने अर्बन एरियाज़ जो हैं उनमें भी ये विकसित भारत यात्रा स्टार्ट की है। बेसिक पर्पस इसका यही है कि जितनी भी हमने पिछले 3-4 सालों में स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने, उनको सैचुरेट कराना, जैसे चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो बाकी लोगों को फेसिंग स्कीम्स हों, वो लोगों तक पहुंचाना। और अगर लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं बने या आभा आईडी कार्ड्स नहीं बने और इस तरह की बाकी चीज़ें जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है नहीं अवेलेबल हुई हैं, तो उनको सैचुरेट कराना। और 100% हमारा ऑब्जेक्टिव है कि विद इन दिसंबर, और ये यात्रा क्योंकि 26 जनवरी तक चलेगी, तो हम यही कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। और आपके माध्यम से भी मैं ये लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ जहाँ ये यात्रा जा रही है, हमारी वैन वहाँ जा रही है, वहाँ पर सब स्कीमों के बारे में, चाहे वो HADP हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बाकी स्कीम्स हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। और जो बेनिफिशरीज़ रह गए हैं, जैसे विश्वकर्मा में कोई रह गया है, कोई ID कार्ड्स बनाने में, आभा ID बनाने में बारामूला में स्कीमें और उस पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सारिश असगर का कहना। लेकिन आपको बताते चलें, सरकार की स्कीमों के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं, और कुपवाड़ा में आज हॉर्टिकल्चर महकमे ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और इसमें अंडर कैपेक्स 2023 में चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर कुपवाड़ा, हॉर्टिकल्चर अफसर बारामूला, बांडीपुरा और दूसरे लोगों ने शिरकत की। यहाँ बागवानों की एक अच्छी खासी तादाद भी आई हुई थी, और यहाँ बागवानी से मुतालिक कई अहम स्कीमों के बारे में जानकारी भी दी गई। हाई डेंसिटी आज मौजूद बहस भी रहा, और इसके साथ साथ हाई डेंसिटी और अंडर कैपेक्स के बारे में भी बागवानों को जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार की स्कीमें हैं और इन स्कीमों से फ़ायदा उठाइए। जो मकसद इस अवेयरनेस प्रोग्राम का था वो था रिगार्डिंग होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो बेचारे रोज़गार के लिए परेशान हैं, क्योंकि नौकरियां अब आसानी से मिलती नहीं हैं। अगर मिलती हैं तो वो अपने हिसाब से हमें मतलब नहीं मिलती हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए इनका जो ये फार्मर्स हैं, इनका जो माइंड है, हमने इस तरफ इसका रुख करवाया कि इनके जो बच्चे हैं इनको ऐसे कामों में आप लगाएं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हों, जिसमें बागवानी है, जैसे शीप रियरिंग है, या डेयरी फार्म्स कोई खोलना चाहेगा, कोई फ्लावर्स के साथ करेगा, कोई मशरूम्स के साथ करेगा, कोई फूड प्रोसेसिंग के साथ करेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, इनका जो कारोबार है वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि फूड जो है वो हमारी चलिए कुपवाड़ा के बात, लेकिन आपको बताते चलें कुपवाड़ा में मसाइल हैं, और कुपवाड़ा के ARTO ऑफिस को द्रगमूला में जो रखा गया है उसकी वजह से कुपवाड़ा की आवाम, कुपवाड़ा के ड्राइवर, कुपवाड़ा के ट्रांसपोर्टरों को परेशानी होती है, और उसको लेकर आज उनका एक एहतजाज भी था। RTO ऑफिस कुपवाड़ा में न होने की बजाय ये द्रगमूला में रखा गया है, और द्रगमूला गांव का इलाका है, देहाती इलाका है, वहाँ न बिजली है, न बिजली के साथ साथ नेटवर्क है। तो सारी चीज़ें जब ना हो तो फिर आवाम को मुश्किलात होना पड़ा। आज का ज़माना IT का है, तो IT का होते हुए IT का इस्तेमाल सही तौर पे ना होना बड़ी परेशानी है। और कुपवाड़ा में आज ट्रांसपोर्टर्स ने RTO ऑफिस के बाहर एक एहतजाज करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के द्रगमूला में जो RTO ऑफिस रखा गया है, वहाँ न पहुँचने के लिए कोई रास्ता सही है, न बिजली है, न नेटवर्क है। तो जब सारे पुर्जे ढीले हों तो उसके बाद वहाँ क्या बचता है। आज यहाँ खामोश एहतजाज जितने भी प्रेसिडेंट साहबान आए हैं, आज आप देखिए हालात कैसे हैं। बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, जो आदेश निकला पहले भी थे, लेकिन अब सख्ती की गई है। लेकिन जब आप ARTO ऑफिस की बात करें, यहाँ पे ना तो नेट सिस्टम चल रहा है, ना यहाँ पर बिजली का निजाम ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों को काफी मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर को साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी काफी मुश्किलात में, वो भी सफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं या तो अगर आपके पास ये निजाम यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ फाइबर सिस्टम नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो आप चेंज कीजिए,
टाउन में देखिए कोई इतनी जगह है वहां पर, इतने ऑफिस पड़े हैं वहां पर, किसी ऑफिस में शिफ्ट कीजिए ताकि हम लोग सफर न करें, क्योंकि हमें पर डे जो जुर्माना 75 रुपीज लग रहा है एक दिन का, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स एक दिन का 75 रुपीज लगता है। टंगडार से लोग आते हैं, यहाँ से केरन से आते हैं, मच्छल से आते हैं, यहाँ नौगाम से आते हैं, बड़े दूर दूर इलाकों से आते हैं। यहाँ आके मायूसी मिलती है कि यहाँ नेट नहीं चल रहा है, यहाँ बिजली नहीं है। इन चीज़ों की वजह से जो हमारा नुकसान होता है 3.5 लाख। जो भी एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन आती है विद इन टाइम वो जो है डिस्पोज ऑफ हो जाती है। इसमें कुछ टाइम दिया होता है जिस टाइम में हमें डिस्पोज ऑफ करनी होती है। स्टिल देन अगर किसी भी एप्लीकेंट को कोई प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली मेरे साथ मिल सकता है, मुझे पूछ सकता है और अकॉर्डिंगली उसको इमीडिएटली उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन आज सर्दी का मौसम है तो ऑब्वियसली लाइट जो है, पावर जो है उसका इशू रहता है, बिजली जो है वो कम रहती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता ही। लेकिन स्टिल देन हम पूरी कोशिश करते हैं, देखिए अभी भी टाइम आप देखिए, अभी भी हम ऑफिस में बैठे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी हो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। जहाँ तक नेट का ताल्लुक है, देखिए इंतजामिया भी मान रही है कि कुछ परेशानियां उन्हें ठीक किया जाएगा, ये कुपवाड़ा की इंतजामिया बता रही है। लेकिन आपको नाजरीन अब बताते चले, मौसम का मिजाज भी आपको मालूम होगा। कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड चल रही है और इस कड़ाके की ठंड में दर्जा रात जो है -5-6 तक भी पहुंचा हुआ है। और आज रात में कुछ दर्जात में बेहतरी आई थी, लेकिन महकमे मौसमियात ने बताया था कि बर्फबारी आज से हल्की फुल्की शुरू होगी। कश्मीर के निचले इलाकों में नहीं देखी गई, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खबरें तो हैं, लेकिन पुंछ के इलाकों से खबरें आ रही कि बर्फबारी हुई है। कश्मीर के मुकाबले में तो नहीं हुई है और आज हो भी रही थी, लेकिन ऊपरी इलाकों में, पुंछ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हल्की फुल्की हुई है। यूं लगा है कि सफ़ेद चादर जो ज़मीन पे दिखने को मिली है वो बर्फबारी की है। लेकिन कश्मीर के मौसम का मिजाज आप जानते हैं, और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ती है तो बड़ी शानदार नज़ारा होता है। इशफाक हमारे साथी इशफाक डार गुलमर्ग के टंगमर्ग के इलाके में इस वक्त मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि ये है पहाड़ी इलाका। ये गुलमर्ग का इलाका है जहाँ बर्फबारी हो रही है। ये द्रंग का इलाका है, जिस तरह से मैं इस तस्वीर को जानता हूँ ये द्रंग की तस्वीर है। और बर्फबारी हो तो फिर सयाहों को लुत्फ ना आ जाए, बिल्कुल ये द्रंग की तस्वीर है। और द्रंग की तस्वीरों में द्रंग टंग गुलमर्ग के पास वाला टंगमर्ग से बाएं साइड जाते हुए एक स्पॉट, वर्जिन स्पॉट है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। और वहाँ पे इस वक्त जो टूरिस्ट है वो सारा कुछ इस वक्त मज़े ले रहे हैं। और इन मज़े लेने वाली कहानी में अशफाक के पास सीधा चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या है सूरत-ए-हाल। इशफाक, बहुत शुक्रिया इशफाक। वो जी मज़ा आ गया आपको बर्फ़ पड़ते देखते हुए। कश्मीर की ठंडी ठंडी हवाएं याद आते हुए बताती है कि बहुत प्यारा है मेरा जम्मू कश्मीर। तो बताइए कैसा मौसम है, कैसा मिजाज है, कितना प्यारा है जम्मू कश्मीर? जी बिल्कुल सलाम जी, बात करेंगे आज जो है वादी के ऊपरी इलाके मर्ग है, यहाँ पर द्रंग है और सनशाइन पीक जिसे यहाँ पर कहते हैं। तो और द्रंग के साथ साथ यहाँ पर जो निचले इलाके टंगमर्ग के हैं, यहाँ पर अचानक जो है मौसम बदल गया है और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। और बर्फबारी के साथ ही यहाँ पर जो सयाहों की तादाद है उसमें काफी इजाफा यहाँ पर हुआ है। क्योंकि अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग और द्रंग की बात करेंगे, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से जम गए थे, क्योंकि यहाँ पर सुबह और शाम को काफी ठंड रहती थी, उस वजह से यहाँ पर नदी नाले जो जम गए थे। लेकिन आज जब मौसम तब्दील हुआ, जब बर्फबारी शुरू हुई, तो काफी तादाद में यहाँ गुलमर्ग और द्रंग की ओर सयाह आ रहे हैं। लेकिन इंतजामिया ने अभी फैसला लिया है, जहाँ पर हम जिस मुकाम पर हम खड़े हैं यहाँ से अभी जो है गुलमर्ग की और गाड़ियों की आमद रफ्त को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये काफी स्लिपरी रोड रहता है। सिर्फ जो 4x4 व्हीकल्स है उन्हीं को यहाँ पर गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल यहाँ से गुलमर्ग से जो ट्रैफिक यहाँ पर अभी दरमांदा है उन्हीं को टंगमर्ग लाया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे कि अभी 1 ही इंची बर्फ जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन इंतजामिया ने से पहले से यहाँ पर इसमें एडवाइजरी की थी कि अगर आज दिन में कभी भी मौसम खराब होता है तो गुलमर्ग जाने के लिए यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाना दिया जाना चाहिए था जिनमें 4x4 जो व्हीकल होंगे या एंटी स्किड चेन जिनमें लगा हो। लेकिन फिलहाल यहाँ तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। जब तक नहीं ये ट्रैफिक रेस्टोर होगा तब तक इंतजामिया की तरफ से यही आदेश है कि जितने भी सयाह या लोकल गाड़ियां हैं उन्हें गुलमर्ग की जाने के लिए अभी इजाजत नहीं होगा। क्योंकि ये अच्छी खबर है कि सयाहती सीजन के लिए यह सूदमंद साबित माना जाता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का मौसम सनम ये रहा तो यहाँ पर इस बर्फबारी से 4 चांद सयाहत में लग सकते हैं। चलिए अशफाक, आपने सूदमंद की बात की, फायदेमंद की बात की, सूद दर सूद की बात की। ये बहुत प्यारी चीज़ है कि हमारा फायदा हो रहा है, टूरिस्ट आएंगे तो फायदा भी है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एडवाइजरी सही है, एहतियात बहुत ज़रूरी है।
इस पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, स्किड हो जाए, क्या वहाँ पे 4x4 व्हीकल जो लोकल रखते हैं वहाँ पे, क्या वो अवेलेबल नहीं है टूरिस्ट के लिए? देखिए, जहाँ तक एसडीएम गुलमर्ग ने अभी लाइव नशर से पहले हमें कहा कि यहाँ पर क्योंकि जो एंटी सिगरेट जिनमें जंजीरों टायर गाड़ियों में जंजीर लगाते हैं, उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है। यहाँ से यहाँ पे कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी हैं जिनके पास जो है जो 4x4 व्हीकल्स होते हैं, लेकिन उनमें सयाहों को अगर सयाहों का बड़ा है वो उसमें नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब जहाँ पर बाज़ाब्ता चेन जो एंटी सिगरेट चेन्स हैं उनको गाड़ी टायरों में जब लगाते हैं तो उनको गुलमर्ग के लिए कल से यहाँ पर बाज़ाब्ता उनके लिए रेट्स भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एहतियातन उन्हें यह कहा गया है कि जो भी गुलमर्ग जाएंगे उनके टायरों में जंजीर जरूरी होनी चाहिए, ताकि टायरों में जंजीर तो जरूर गाड़ी में होनी चाहिए। अभी किस तरह की बर्फबारी हो रही है? तेज हो रही है, हल्की हो रही है, या अब रुक गई है? क्योंकि आप मुझे लग रहे हैं आप टंगमर्ग में इस वक्त तस्वीर में, जरा आप तस्वीरें भी दिखाइएगा और अशफाक बताइएगा किस तरह की तेज बर्फबारी हो रही है। जी बिल्कुल सनम जी, जिसमें टंगमर्ग में इस वक्त मौजूद, जिसे गेट पे आप गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, और अपने जो नाज़रीन है उनको ये बताता चले कि इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, क्योंकि थोड़ा में हम छाया में हैं, क्योंकि कैमरा को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, उस वजह से यहाँ पर बर्फ में कमी दिख रही है, लेकिन इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। बहुत शुक्रिया इशफाक, आपने बर्फबारी की जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी इशफाक। और इशफाक डार हमें गुलमर्ग की वादियों की सैर करा रहे थे, और गुलमर्ग की वादियों में सैर करते हुए आपको नजर आ रही होगा आपके स्क्रीन पर, ये बर्फबारी है, ये द्रंग है, ये टंगमर्ग से लेफ्ट साइड का एक वर्जिन डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी है, अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन वो अभी वर्जिन स्पॉट है। ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्राउड हो जाता है फिर उतना इन्वायरमेंट पे नुकसान होता है, तो ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं जाते हैं, ज़्यादा गुलमर्ग ही जाते हैं। गुलमर्ग यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और गुलमर्ग दुनिया भर में अपने नाम और अपनी पहचान के लिए मशहूर है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, वादी कश्मीर का ज़रा बहुत ही खूबसूरत है। और फिर कल ही की बात है, दिल्ली में एक तकरीब थी, और उस तकरीब में वादी लोलाब को 2023 का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, या यूं कहें वर्जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कुछ भी कहें, वो वादी लोलाब को करार दिया गया है। और वादी लोलाब के बारे में, लोलाब कश्मीरी का लफ्ज़ है लोलाब, लोल माने मोहब्बत, आब माने पानी, यानी लोलाब मोहब्बत का पानी है। करीबन ये एक छोटी सी वादी है, 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई वादी है। कुपवारा ज़िले से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और अंदर बुक के कायरवन से एक साइड में ख़त्म होती है, दूसरे साइड से चंडीगढ़ की वो जो मैदान है वहाँ पे ख़त्म होती है। एक साइड से इसको बांडीपुरा पड़ता है, दूसरे साइड से कलारूस के साइड से मत्सिल, और फिर आगे वादी नीलम है वो पड़ती है, और फिर यहाँ सोपोर भी एक साइड से पड़ता है, बांडीपुरा भी पड़ता है। और वादी लोलाब के आसपास के जो इलाके हैं वो अगर हम शुरू करें तो वो गंगबुक से जब शुरू होते हैं, तो गंगबुक से शुरू होते होते चंडीगढ़, अंदरबुक, डोरस, टिक्कीपोरा, दर्दपोरा, दीवर, लालपोरा, और आगे कलारूस, उसके साथ साथ यहाँ से अगर देखा जाए तो क्रूसन, वर्नो, शाट मुकाम, आफन, खुरहामा, और आगे फिर कुलीगाम, फिर होते हुए वाउरा, आउरा, ये सब इलाके जो हैं, और ये कलारूस का वो केव है। ये जो जगह इसको बाबुल लोलाब कहते हैं, यहाँ से वादी लोलाब शुरू होता है। और वादी लोलाब के बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, और फिर मुर्गान सहर तेरी फिजाएं हैं बेताब, ये हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा है। और ये वादी लोलाब के, और वादी लोलाब में सबसे खूबसूरत चीज़ या सबसे बेहतर चीज़ जो मानी जाती है, वहाँ के चश्मे, मीठे पानी जो चश्मे वहाँ के, और वहाँ के चश्मे से जो पानी एक बार पिएगा, जितना भी खाएगा पचाया होगा, हाजमूला खाने की ज़रूरत नहीं है। और वादी लोलाब में एक और आम बात है, वहाँ भूख बहुत लगती है, वहाँ आप काम करें या ना करें, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपको भूख लगेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह बताया जाता है कि डाइजेस्टिव पानी है। उस वादी लोलाब को बेस्ट ट्रैवलर्स अवार्ड दिया गया है इस 2023 का। तो चलिए वादी लोलाब की इसी खूबसूरत कहानी के साथ, खूबसूरत नज़म के साथ अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी 5 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। ये पब्लिक है, देखना न भूलिएगा 5 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आ रहे हैं मेरे साथी साहिल अमीन, वो सुनाएंगे आपको कश्मीरी का क्या हाल है कश्मीरी में, कश्मीर का क्या हाल है कश्मीरी में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।